कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हॉस्पिटल में तनुष, नताशा और तंस तीनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। प्रलय और सृष्टि पहले से ही वहां पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी वार्ड के अंदर नहीं गया था। वार्ड में सिर्फ और सिर्फ प्रांश था, जो अभी भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे वो शाम को वहां पर आकर खड़ा हुआ था। तकरीबन 8 से 9 घंटे बीत गए थे और एक पल के लिए भी ना वो वहां से साइड हटा था और ना ही बैठा था। और अब वक्त धीरे धीरे और भी ज़्यादा बीत रहा था। पूरी रात यूं ही बीत गई, ना ही पंखुड़ी को होश आया और ना ही प्रांश उससे साइड हटा। प्रलय और तंस तीनों वार्ड के बाहर खड़े थे, जबकि सृष्टि को जैसे तैसे रेस्ट रूम में सुला दिया गया था। नताशा को देर रात वापस राणा मेंशन भेज दिया गया था। अब सुबह के तकरीबन 8 बजे डॉक्टर आईसीयू से अंदर गए और पंखुड़ी का चेकअप करने लगे, लेकिन फिलहाल पंखुड़ी से ज़्यादा इस वक्त प्रांश की हालत खराब लग रही थी। एक पल के लिए भी उसने अपनी आंखों को बंद नहीं किया था। डॉक्टर पंखुड़ी का चेकअप करने के बाद प्रांश की तरफ देखते हुए बोले, आपकी वाइफ बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रही है मिस्टर राणा। हमने इन्हें जो दवाइयाँ, जो इंजेक्शन देने थे हमने दे दिए। अब तक इनको होश आ जाना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है। 12 घंटे बीत चुके हैं और अगर आने वाले 12 घंटों में इन्हें होश नहीं आया तो ये कोमा में भी जा सकती हैं। इनका रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है मिस्टर राणा। ये बोलते हुए डॉक्टर प्रांश की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रांश उनकी बातें सुन भी रहा है या नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। डॉक्टर कुछ पल तो यूं ही प्रांश को देखते रहे, लेकिन जब प्रांश ने बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो चुपचाप पंखुड़ी को इंजेक्शन लगाने के बाद बाहर की तरफ चले गए। बाहर प्रलय और तंस दोनों जल्दी से डॉक्टर के सामने आकर खड़े हुए। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर बोले, अभी तक पेशेंट ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है मिस्टर प्रलय राणा। ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उन्हें आने वाले कुछ घंटों में होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं। प्रलय और तंस डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गए। उन दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर सृष्टि की आवाज़ गूंजी। क्या? प्रलय ने तुरंत सृष्टि की तरफ देखा, जो अभी अभी वहाँ पर आई थी। प्रलय ने उस रात को रेस्ट रूम में सुला दिया था। वो जल्दी से सृष्टि के पास आया और बोला, तुम यहाँ? डॉक्टर प्रलय और सृष्टि की तरफ देख रहे थे। सृष्टि प्रलय के सीने से लगते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है डिस्ट्रॉयर? प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना, आप पंखुड़ी को होश में लेकर आइए ना। पर आप ऐसा क्यों करेंगे? ये बोलते हुए उसने अचानक ही प्रलय को धक्का दिया। प्रलय एकदम हैरान रह गया। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर सृष्टि ने उसे धक्का क्यों दिया। वहीं सृष्टि गुस्से से बोली, आपको प्रॉब्लम थी ना पंखुड़ी से? आपको वो अपनी सौतन लगती थी, गुस्सा आता था ना आपको उस पर? उसकी हरकतें आपको इरिटेट करती थी ना, इसलिए आप उसे होश में क्यों लेकर आएंगे? मैं जाऊंगी उसके पास, उसे कहूंगी कि वो मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकती। बहुत हुआ उसका बचपना, बहुत हुई उसकी मासूमियत। मुझे नहीं चाहिए उसकी वो मासूमियत। अब उसे समझदार बनना होगा, वो ऐसे ही हम सबको रुला नहीं सकती। ये बोलते हुए वो सामने वार्ड की तरफ देख रही थी। डॉक्टर प्रलय की तरफ देखते हुए बोले, हम बाद में बात करते हैं मिस्टर राणा, आप पहले अपनी वाइफ को संभालिए। आई गेस आपको इन्हें घर लेकर चले जाना चाहिए। इन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। सृष्टि गुस्से से चिल्लाई, तुम चुप रहो। तुम्हें ज़्यादा पता है क्या मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं? मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी पंखु चाहिए। ये बोलते हुए वो तुरंत वार्ड की तरफ बढ़ गई। उसने वार्ड का दरवाज़ा झट से खोला तो प्रलय और तंस बस उसकी तरफ देखते ही रह गए। वो जब तक सृष्टि को रोकते तब तक सृष्टि अंदर की तरफ जा चुकी थी। वहीं सृष्टि अंदर आकर अब गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देख रही थी। प्रांश अभी भी अपनी जगह पर खड़ा बस पंखुड़ी की तरफ देख रहा था। सृष्टि प्रांश की तरफ आई और गुस्से से देखते हुए बोली, कहा था ना मैंने पंखुड़ी पर गुस्सा नहीं करना, लेकिन तुमने भी उस पर गुस्सा किया ना। देखो वो नाराज़ होकर बैठ गई और ये तो इतनी बेवकूफ़ है कि इसे तो ढंग से नाराज़ भी नहीं होना आता। कुछ भी करती है पागल से। अब तुमसे नहीं मानेगी ये, मुझे इसे मनाना पड़ेगा। तुम साइड हटो यहाँ से। ये बोलते हुए उसने प्रांश को साइड करने की कोशिश की,
लेकिन प्रांस अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। तंस प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, हमें मामी को रोकना होगा मामू। प्रलय धीमे से बोला, फिलहाल उसे नहीं रोका जा सकता तंस, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है और बहुत ज़्यादा पेन में भी है, और जब ये दोनों चीज़ें सृष्टि पर हावी होती है तो उसे नहीं रोका जा सकता। उसकी बात सुनकर तंस भी कुछ नहीं बोल पाया। सृष्टि ने एक बार फिर से प्रांस को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रांस अपनी जगह से नहीं हिला तो वो गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, एक तो तुम दोनों जिद्दी हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं तुम दोनों का करूं तो करूं क्या। ना ये पीछे हट रहा है और ना ही तुम अपनी आंखें खोल रही हो। तुम तो मेरी अच्छी बच्ची हो ना। चलो माना ये जिद्दी है, गुस्सा हो रहा है, एटीट्यूड दिखाता है, मेरी बात नहीं मानता, लेकिन तुम तो मेरी बातें मानती हो ना पंखू। तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी मुझसे नाराज नहीं होगी, तुम कभी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। तो फिर अब ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने। चलो अपनी आंखें खोलो और घर चलो। कर लिया बड़ी जेठानी वाला डांस, लेकिन उसके बाद का क्या। पंक्ति की गृह प्रवेश की रस्में नहीं करवानी क्या। तुम्हें तो वो दूध में रिंग ढूंढने वाली रस्म भी करनी थी ना। इस गुस्सा करने वाले ने तो तुम्हारे साथ वो रस्म नहीं की थी, लेकिन तुमने कहा था कि तुम आश्रय और पंक्ति के साथ ही प्रांस को कहोगी ये रस्म अपने साथ करने के लिए। तो फिर आप यहाँ क्यों बैठी हो। चलो जल्दी यहाँ से, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पंखुड़ी प्लीज़ अपनी आंखें खोल दो ना। ये बोलते हुए उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू गिर रहे थे और पंखुड़ी के चेहरे पर वो झुकी हुई थी। उसने पंखुड़ी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया था, लेकिन उसका खुद का हाथ पूरी तरह से कांप रहा था। वो रोते हुए बोली, तुम जब भी नाराज होती हो तो रूठ कर अपने मायके चली जाती हो और मैं तुम्हें वापस आने के लिए कहती हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे ऐसा नहीं कहूँगी। तुम्हें नाराज होना है, बेशक से हो जाओ, रूठ कर अपने मायके चली जाओ। जब तुम्हारा ये खट्टा नींबू तुम्हें मनाने के लिए आएगा तो तुम बिल्कुल मत मानना, इसे अच्छे से मज़ा चखाना, लेकिन प्लीज़ अब अपनी आंखें खोल दो ना पंखू। मैं तुम्हें ऐसी नहीं देख सकती पंखू, मुझे कुछ हो रहा है, प्लीज़ अपनी आंखें खोल दो ना। ये बोलते हुए अब उसने पंखुड़ी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। प्रांस उसके पास आया। रो रो कर सृष्टि का हाल बहुत बुरा हो चुका था। प्रलय आकर उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला, यहाँ से चलो यूनिवर्स, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सृष्टि गुस्से से बोली, होती है तो हो जाए, लेकिन मैं अपनी पंखों के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। आप इससे कहिए कि ये उठे यहाँ से, मैं इसे अपने साथ ही लेकर घर जाऊँगी, इसे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। तंस आगे आया और बोला, बहुत जल्दी भाभी ठीक हो जाएंगी मामी, प्लीज़ आप खुद को संभालिए। अगर आप ऐसे भी हेल्प करेंगी तो बड़े भाई को कौन संभालेगा। ये बोलते हुए उसने एक नज़र प्रांस की तरफ देखा, जो उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, क्योंकि उसकी नज़रें अभी भी उसकी पंखुड़ी पर टिकी हुई थी। सृष्टि गुस्से से बोली, ये सब कुछ इसी की वजह से तो हुआ है, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इसे आता है ना गुस्सा, अब करके दिखाए ये मुझे गुस्सा, इसका मुंह तोड़ दूंगी मैंने कहा था इसे कि पंखुड़ी पर गुस्सा ना करना, लेकिन इसने फिर भी पंखुड़ी पर गुस्सा किया। गुस्से में वो फिर से घर छोड़कर जा रही थी और उसकी ये हालत हो गई। ये बोलते हुए वो प्रलय के सीने से लग गई। उसका रोना एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और प्रलय बस किसी तरह उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे अपने सीने पर सृष्टि के चेहरे का भार महसूस हुआ, तो उसने सृष्टि को थोड़ा झुक कर देखा। सृष्टि बेहोश हो चुकी थी। उसने जल्दी से सृष्टि को संभाला। तंस तुरंत बोला, मैं अभी डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ, आप प्लीज़ मामी को रेस्ट रूम में लेकर चलिए। प्रलय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सृष्टि को तुरंत रेस्ट रूम में ले गया। तंस जल्दी से डॉक्टर को लेकर रेस्ट रूम में आया, जहाँ पर डॉक्टर सृष्टि का ट्रीटमेंट करने लगे। वहीं दूसरी तरफ नताशा ने अब ग्रोवर मेंशन कॉल कर दिया था। पंखुड़ी के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था। कल तो उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया, लेकिन आज उन्हें इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। जैसे ही ग्रोवर मेंशन में पंखुड़ी के एक्सीडेंट की खबर पता चली, सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मिस्टर ग्रोवर और मिसेस ग्रोवर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे, जबकि जिंदल फैमिली में अभी तक किसी को भी पंखुड़ी के एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन रीवा ये सब ऑलरेडी जानती थी और वो कल से ही अपने चिल मोड में थी।
वो कल रात से ड्रिंक कर रही थी और अब सुबह होते ही वो गहरी नींद में सोई हुई थी। जबकि तनिष्क के रूम में तनिष्क वॉशरूम से निकला, उसने परीक्षा की तरफ देखा जो बिस्तर पर सोई हुई थी। कल रात वो सृष्टि, प्रलय और प्रांस पंखुड़ी के लिए बहुत परेशान थी। तनिष्क को पंखुड़ी के एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उसने कल परीक्षा को ये बात नहीं बताई। पर आज परीक्षा को ये बात बताना ज़रूरी था, इसलिए वो बस यही सोच रहा था कि वो परीक्षा को कैसे बताए। कुछ सोचते हुए वो किचन में गया और फिर परीक्षा के लिए कॉफ़ी लेकर आया। एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनकर वो परीक्षा चाय पानी सब कुछ छोड़ देती, इसलिए तनिष्क पहले उसे कॉफ़ी पिलाने का सोच रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे टेबल पर रखी और फिर परीक्षा की बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाने लगा। परीक्षा ने अपनी आंखों को खोला तो तनिष्क मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। परीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर जिंदल। ये बोलते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी। वो तो यही सोच रही थी कि प्रलय, सृष्टि, प्रांस और पंखुड़ी अब तो घर पर होंगे, क्योंकि कल रात तनिष्क ने उसे एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर कह दिया था कि वो चारों ठीक है और राणा मेंशन में है। परीक्षा तनिष्क की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मॉम को कॉल करना है मिस्टर जिंदल, इसलिए मुझे अपना फ़ोन दीजिए ना। तनिष्क ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, देता हूँ, लेकिन पहले कम से कम कॉफ़ी तो पी लो। ये बोलते हुए उसने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाया तो परीक्षा ने मुस्कुराते हुए उससे वो कॉफ़ी ले ली, लेकिन उसका दिल बेचैन सा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। ग्रोवर फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो दोनों पंखुड़ी की हालत देखकर ही कांप उठे थे और पंखुड़ी की हालत की वजह से जो प्रांस की हालत हो रही थी वो तो और भी ज़्यादा खराब थी। वो तो जैसे एकदम पत्थर हो चुका था। वहीं जब परीक्षा को पंखुड़ी के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो भी शॉक्ड रह गई थी। वो तनिष्क से जिद कर रही थी पंखुड़ी से मिलने की, लेकिन तनिष्क फिलहाल किसी तरह से उसे संभाल रहा था। वहीं राणा मेंशन में सुबह का वक्त आश्रय अपने रूम में आया। रूम में आते ही उसकी नज़रें बेड पर गई, लेकिन जब उसने वहां पर पंक्ति को नहीं देखा तो उसने गहरी राहत की सांस ली। वो पंक्ति का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। वो जबड़े कसते हुए बोला, थैंक गॉड तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो। तुम जैसी लड़की यहाँ तो क्या कहीं भी रहने के लायक नहीं है। जहाँ भी जाएगी बस अपनी मनहूसियत फैलाएगी। आई जस्ट हेट यू। थैंक गॉड कि अब मुझे तुम्हारा वो चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो वॉशरूम की तरफ चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला। वो अपने क्लोजेट की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नज़र पंक्ति पर गई जो बेड के पास नीचे ज़मीन पर लेटी हुई थी। उसे यूं देखते हुए आश्रय हैरान हुआ। उसे तो लग रहा था कि पंक्ति यहाँ से चली गई, बेशक से राणा मेंशन से गई हो या नहीं, लेकिन कम से कम उसके रूम से तो चली ही गई। पर अब वापस उसे अपने सामने देखकर आश्रय को उस पर कोई तरस या फिर उसके लिए कोई फिक्र नहीं हो रही थी, बल्कि सिर्फ गुस्सा ही आ रहा था। उसके हाथ में टॉवेल था। उसने जोर से वो टॉवेल पंक्ति के ऊपर फेंका और गुस्से से बोला, आई जस्ट हेट यू। ये बोलकर वो एक बार फिर से क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसके मुंह से हर दूसरे पल बस पंक्ति के लिए हेट यू निकल रहा था। उसने जैसे तैसे क्लोजेट से अपने कपड़े निकाले और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। तकरीबन 15-20 मिनट बाद अब वो रेडी होकर बाहर आया तो देखा पंक्ति अभी भी बिल्कुल वैसे ही नीचे ज़मीन पर लेटी थी जैसे कल रात आश्रय उसे छोड़कर गया था। जब कल उसने पंक्ति को धक्का दिया था तो पंक्ति सीधा ज़मीन पर गिरी थी। अब आश्रय का दिमाग थोड़ा घूमने लगा, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही दरवाज़ा नॉक हुआ। आश्रय ने जाकर दरवाज़ा खोला। नताशा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, पंक्ति कहाँ है? काफ़ी वक्त हो गया वो रूम से बाहर नहीं आई। मेरा मतलब है तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? आश्रय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मेरे और मेरी बीबी के बीच सब कुछ ठीक। वेरी फनी। मुझे नहीं पता वो कैसी है और कैसी नहीं। वो बेड के पास नीचे गिरी हुई है, आप खुद देख सकती हैं। उसकी बात सुनकर नताशा चौंक गई। जितनी लापरवाही से आश्रय ने ये बात कही थी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात उसे आश्रय ने ही कही है, क्योंकि वो इतना लापरवाह कभी नहीं था। नताशा झट से पंक्ति के पास आई और जब उसने पंक्ति का हाल देखा तो वो भी शॉक्ड रह गई।
वो जल्दी से नीचे ज़मीन पर बैठी और पंक्ति का चेहरा थपथपा कर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पंक्ति नींद में नहीं थी बल्कि गहरी बेहोशी में थी। नताशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपनी आंखें खोलो पंक्ति, क्या हुआ है बेटा तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ओ गॉड, ये इस घर को किसकी नज़र लग गई है? ये सब क्या हो रहा है? पहले पंखुड़ी और फिर अब पंक्ति। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय गुस्से से बोला, नो बुआ, बिल्कुल भी नहीं। इस लड़की का कंपैरिजन पंखुड़ी भाभी से तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरी पंखुड़ी भाभी इस घर में आई थी तो उनके साथ इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आई थी। उन्होंने प्रांस भाई की ज़िंदगी भी खुशियों से भर दी थी। वो बदलने लगे थे, सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन जब से इस लड़की के कदम इस घर में आए हैं ना, तब से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मेरी ज़िंदगी भी इसमें बर्बाद कर दी। और कल गृह प्रवेश के बाद तो जैसे, ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था, लेकिन उसकी नफरत भरी नज़रें जो पंक्ति पर थी वो सब कुछ बयां कर रही थी। नताशा उसकी ये साइड देखकर हैरान रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, पंक्ति को संभाले या फिर आश्रय के गुस्से को शांत करे, पंखुड़ी के लिए परेशान हो या फिर प्रांस को हिम्मत दे। सब कुछ बिखर चुका था और वजह सिर्फ एक थी, एक घटिया इंसान, रिवा जिंदल। आश्रय गुस्से से लाल होता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन नताशा उसे रोकते हुए बोली, स्टॉप इट आश्रय, मैं कब से देख रही हूँ तुम्हें कि तुम पंक्ति के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। शादी की है तुमने उसके साथ, बेशक से तुम्हारी शादी जैसे मर्जी हुई हो, लेकिन शादी तो हुई है ना। और सृष्टि और प्रलय के बेटे होने के बाद तुम शादी की कसमों को, वादों को इस तरह से तोड़ कैसे सकते हो? हाँ? आश्रय ने पलटकर नताशा की तरफ देखा और बोला, तो मुझे और क्या करना चाहिए बुआ, आप ही बता दीजिए। इस लड़की के साथ मुझे वो कस्में, वो वादे निभाने चाहिए जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। नताशा गुस्से से बोली, किसी की वजह से कुछ बर्बाद नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता फिलहाल मुझे तुमसे ये सब डिस्कस करना चाहिए। चुपचाप मेरी हेल्प करो और पंक्ति को ऊपर बिस्तर पर लिटाओ। आश्रय गुस्से से पंक्ति की तरफ देखने लगा, वो उसे हाथ तक नहीं लगाना चाहता था। नताशा खींचकर बोली, कम से कम इंसानियत के नाते ही मेरी हेल्प तो कर दो आश्रय। उसकी बात सुनकर आश्रय ने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल वो नताशा के पास आया। उसने पंक्ति को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया, लेकिन आराम से नहीं बल्कि लगभग से पटकते हुए। उसे यूं देखकर नताशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहे। उसे लोगों को जज करने की आदत नहीं थी। पंक्ति की तो शक्ल देखकर ही वो बता सकती थी कि पंक्ति कोई चालबाजी करना तो दूर, अपना दिमाग उतना भी नहीं चलाती होगी जितना उसे चलाना चाहिए। वो आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर को कॉल करो। आश्रय हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? नताशा गुस्से से बोली, अब ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पंक्ति बेहोश है? हमें डॉक्टर से उसका चेकअप करवाना होगा, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। आश्रय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, आप बहुत मासूम हैं बुआ, लेकिन मैं आपकी तरह मासूम नहीं हूँ। आपको ये लड़की बेहोश लग रही है ना? जस्ट अ मिनट। ये बोलकर उसने साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और अगले ही पल सीधा पंक्ति के चेहरे पर उड़ेल दिया। लेकिन पंक्ति को कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी अपनी आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी रही, उसकी पलकें तक नहीं हिली। तो नताशा अब आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, एक काम करो, एक गिलास पानी से तो ये नहीं उठी, जाओ और जाकर बाल्टी भर पानी लो, और अगर उससे भी तुम्हें चैन ना मिले तो पंक्ति को अपनी गोद में उठाओ और जाकर उसे पानी की टंकी में फेंकाओ, शायद फिर तुम्हें कोई सुकून मिल जाए। सीरियसली आश्रय, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। तुम्हें पंक्ति का चेहरा देखकर समझ में नहीं आ रहा कि वो इस वक्त बेहोश है? हमें डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए इससे पहले कि कोई अनहोनी हो। हमें उसे संभालना चाहिए और तुम हो कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हो। अगर तुम्हें डॉक्टर को कॉल नहीं करना है तो मत करो, मैं खुद कर लूँगी। ये बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन आश्रय ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करना शुरू कर दिया तो उसके कदम रुक गए। वो अभी भी गुस्से से आश्रय की तरफ देख रही थी। आश्रय ने डॉक्टर से बात करके उन्हें राणा मेंशन आने के लिए बोल दिया था और तकरीबन 15-20 मिनट में ही डॉक्टर राणा मेंशन पहुंच गए।
रागिनी ने जब डॉक्टर को राणा मेंशन आते हुए देखा तो वो हैरान रह गई, लेकिन जब उसे पता चला कि आश्रय ने डॉक्टर को कॉल किया है तो वो भी डॉक्टर को लेकर आश्रय के रूम में आई। वहाँ पर पंक्ति की हालत देखकर वो भी दंग रह गई थी। आश्रय साइड में खड़ा बस चुपचाप पंक्ति की तरफ देख रहा था। बेशक से अब कन्फर्म हो चुका था कि पंक्ति कोई ड्रामा नहीं कर रही है, बल्कि सच में बेहोश है, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नताशा और रागिनी दोनों डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। तनुजा और तंस दोनों हॉस्पिटल में थे और कुसुम जी अपने रूम में थी। उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे में सिर्फ रागिनी और नताशा ही सब कुछ संभाल रहे थे। रिया को भी बुला लिया गया था। वो कल रात अपने घर चली गई थी, लेकिन तंस ने उसे कॉल करके राणा मेंशन पहुंचने के लिए बोल दिया था। डॉक्टर रागिनी और नताशा की तरफ देखते हुए बोले, स्ट्रेस और वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। मैंने इंजेक्शन तो लगा दिया है, लेकिन अगर इन्हें होश नहीं आता है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, ड्रिप वगैरह लगेंगे। और प्लीज़ आप इनका प्रॉपर ख्याल रखिए, इन्हें टाइम से खाना दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट और खुश रखने की कोशिश कीजिए। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रही हैं और इनकी कलाई देखकर पता चल रहा है कि इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। डॉक्टर की बात सुनकर रागिनी और नताशा के पैरों तले ज़मीन तो खिसक गई थी, लेकिन आश्रय भी हैरान था, क्योंकि अभी तक उसे पंक्ति के सुसाइड अटेम्प्ट की बात पता नहीं चली थी। वो पूरी तरह से शॉक्ड था। वही रागिनी और नताशा दोनों की आंखों में नमी तैर गई थी। एक तरफ पंखुड़ी और दूसरी तरफ पंक्ति, दोनों ही बस सबको रुलाए जा रही थी। डॉक्टर दवाइयाँ देने के बाद वहाँ से चले गए और रागिनी नताशा की तरफ देखते हुए बोली, तुम पंक्ति का ख्याल रखो, मैं तब तक ब्रेकफास्ट वगैरह देखती हूँ। हॉस्पिटल में भी खाना भिजवाना होगा। नताशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। रागिनी के जाने के बाद अब वो आश्रय के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अब क्या कहना चाहोगे? बेहोशी तो तुम्हें ड्रामा लग रही थी। कोई इंसान सुसाइड करने का भी ड्रामा करता है क्या? और अगर गलती से ड्रामा सक्सेसफुल होने की बजाय फ्लॉप हो गया तो? गलती से वो ड्रामा सच हो गया तो? समझ सकते हो ना क्या हो सकता है? एक इंसान की जान जा सकती है और फिर वो ड्रामा करके क्या करेगा? आश्रय कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पंक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया है। नताशा रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लोगों को समझने की, उन्हें रखने की समझ है या नहीं, लेकिन मैं पंक्ति को देखकर ही बता सकती हूँ आश्रय कि वो खुद बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही होगी। जिंदगी में गलतियाँ मैंने भी बहुत की हैं, लेकिन मेरे साथ भाई थे, भाभी थी, मॉम थी, सब थे। उन्होंने मुझे संभाल लिया। पंक्ति अकेली है, प्लीज़ उसे संभाल लो। तुम पति हो उसके, अगर तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? उसे समझने की कोशिश करो कि आखिर अगर उसने कुछ किया है तो क्यों किया है। दोस्त तो हर कोई देता है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर वो होता है जो समझे कि अगर हमने कुछ किया है तो क्यों किया है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। आश्रय अब एक बार फिर से पंक्ति की तरफ देखने लगा। अब वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो बस बालकनी की तरफ चला गया और सिगरेट पीने लगा। उसने नई नई सिगरेट पीनी शुरू की थी, तब भी उसे सिगरेट की तलब लगती थी तो उसका काफ़ी सर दर्द होने लगता था। वो इस वक्त भरी भरी सांसें ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में टाइम बीत रहा था और अब 24 घंटे होने में मुश्किल से 1-1.5 घंटा बचा था। सुबह से ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हॉस्पिटल में आ चुके थे, लेकिन किसी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। पंखुड़ी को होश ना आते हुए देख सब वैसे ही बेहाल थे और ऊपर से प्रांश, जो ना किसी की तरफ देख रहा था और ना ही अपनी जगह से हट रहा था। उसे देखकर तो अब सृष्टि की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसने खुद को संभाल लिया था और प्रांश के पास गई थी ताकि उसे बोल सके कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले, पंखुड़ी को होश आ जाएगा। लेकिन प्रांश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी बात सुनना तो दूर, ऐसा लग रहा था जैसे वो बस वहाँ पर खड़ा है। उसका दिल और दिमाग उसके साथ है ही नहीं। ना उसे कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही पंखुड़ी के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है। अब शाम के तकरीबन 6 बजे डॉक्टर एक बार फिर से पंखुड़ी का चेकअप करने के लिए वार्ड में आए, लेकिन पंखुड़ी को देखने से पहले उन्होंने प्रांश की तरफ देखा और बोले, प्लीज़ मिस्टर राणा, आप अपना ख्याल रखिए, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे।
प्लीज़ आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर बाहर चले जाइए, खा लीजिए कुछ या फिर कुछ पी लीजिए, लेकिन कुछ इस तरह से खड़े मत रहिए, सच में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। फिर आपकी वाइफ को कौन संभालेगा? पहले ही उन्हें होश नहीं आ रहा है और उनकी हालत क्रिटिकल होती जा रही है। अगर 1 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में चली जाएंगी। अचानक ही प्रांस बोला, आप बाहर जाइए। डॉक्टर हैरानी से बोले, लेकिन हमें आपकी वाइफ का चेकअप करना है। प्रांस गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, आप बाहर जाइए। उसकी वो गुस्से भरी आवाज़ सुनकर बाहर खड़ा प्रलय और तंस तुरंत आगे की तरफ आ गए। प्रलय ने आकर प्रांस को संभाला और बोला, डॉक्टर के ऊपर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें चेकअप करने दो। प्रांस अब और भी ज़्यादा गुस्से से बोला, मैंने कहा सब लोग बाहर जाइए, मुझे मेरी बीवी के साथ कुछ बातें करनी है। तंस तुरंत बोला, लेकिन भाई भाभी होश में नहीं है। प्रांस ने गुस्से भरी नज़रें उस पर डाली। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहें। वहीं प्रलय प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी पंखुड़ी से बात हो जाए तो प्लीज़ डॉक्टर को उसका चेकअप करने देना। प्रांस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रलय ने डॉक्टर को इशारा किया तो डॉक्टर बाहर की तरफ चले गए और उनके जाने के बाद प्रलय और तंस भी बाहर की तरफ आ गए। सृष्टि पहले ही बाहर खड़ी थी। उसे वहां पर देखकर प्रलय जल्दी से उसके पास आया और उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन सृष्टि वहां से नहीं हटी। वो कांच के दरवाजे से लगकर खड़ी अंदर की तरफ देख रही थी, पर अचानक ही प्रांस दरवाजे के पास आया और उसने वहां पर लगा हुआ ग्रीन पर्दा लगा दिया, जिससे अब सृष्टि कुछ देख भी नहीं पा रही थी। वहीं अब प्रांस वापस पंखुड़ी के पास लौट आया, लेकिन उसे गुस्से से देखने लगा। पंखुड़ी बिस्तर पर बेजान लेटी थी। सामने वेंटिलेटर में उसकी हार्ट बीट शो कर रही थी और बीप बीप की आवाज़ उस कमरे में शोर मचा रही थी। प्रांस ने अपने कानों पर अपने हाथ रखे और जोरों से चिल्लाया, बस करो प्लीज़, बस करो, नहीं सुना जाता मुझसे। और ये बीप 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 बीप, मुझे तुम्हारी धड़कनें ऐसे सुनने की आदत नहीं है, नहीं अच्छा लग रहा है मुझे ये सब। और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही वो करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रोज पीटर। ये बोलते हुए अब वो पंखुड़ी के बिल्कुल करीब आ गया और उसे और भी ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से देखने लगा। उसने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, समझती क्या हो तुम खुद को? तुम्हारे सामने एटीट्यूड दिखाता था, तुमसे बात नहीं करता था तो मेरे पीछे पीछे घूमती थी तुम। मैं तुमसे प्यार नहीं करता था तो तुम मेरे पास आकर मुझसे रूठती थी, मुझे मनाती थी। जैसे मैं कहता था बिल्कुल वैसा ही करती थी। ना मुझे ज़्यादा नखरे दिखाती थी और ना ही ज़्यादा भाव खाती थी। लेकिन जब से तुम्हें प्यार करने लगा हूँ तब से तो तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए हैं। और कितनी झूठी हो तुम। क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, अपने मायके भी नहीं जाओगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे तुम्हारे मायके जाना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी क्या किया तुमने, मुझे छोड़कर अपने मायके जा रही थी। वो भी किस लिए? क्योंकि तुमने मुझे फ़ोटो में किसी और के साथ देखा। जानना है ना तुम्हें कौन है वो? तो वो फ्रेंड है मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन वो भी तुम्हारी तरह निकली, या फिर ये कहूँ कि तुम भी उसकी तरह निकली। वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो ना। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए जो सीधा पंखुड़ी के हाथ पर गिरे। उसकी आंखों से गिरते हुए वो मोटे मोटे आंसू जैसे पत्थर को भी रुलाने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन आंसुओं को देखकर भी पंखुड़ी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। प्रांस ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, वो जिया थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। वादा किया था उसने कि पूरी ज़िंदगी मेरा साथ दोस्ती निभाएगी, लेकिन वो झूठी निकली। वो तुम भी मेरे साथ ऐसा कर रही हो। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो पंखुड़ी, आई रिक्वेस्ट यू। वो तो मेरी दोस्त थी, मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। वो दूर चली गई तो मैं टूट गया था, क्योंकि दोस्त नहीं बनाता था मैं, बस वो इकलौती दोस्त थी मेरी। उसके जाने के बाद मैंने किसी तरह खुद को संभाल लिया, लेकिन तुम तो मेरी ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा नहीं हो। मेरी जान हो तुम, मेरी जान हो तुम पंखुड़ी, मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं खुद को कैसे संभालूंगा? मैं नहीं संभाल पाऊंगा खुद को, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुमने सुनी थी ना मेरी और मॉम की बातें। तुम्हें अपने पास लाने के लिए मैंने खुद का एक्सीडेंट करवाया था, इस बात का बुरा लगा था ना तुम्हें?
तुम सोचो, जब तुम्हें तुम्हारे मायके से लाने के लिए मैं अपना एक्सीडेंट करवा सकता हूँ, तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाओगी तो मैं क्या करूँगा? मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा रोज़ पीटल, मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा पंखुड़ी के चेहरे पर बिल्कुल झुका हुआ था। वो पूरी तरह से कांप रहा था, इसलिए उसकी आंखों से बहते हुए आंसू सीधा पंखुड़ी के चेहरे पर गिर रहे थे। प्रांस के अंदर अब जैसे जान ही कहाँ बची थी। कल शाम से ही वो अपने पैरों पर यूं ही खड़ा था। 1 मिनट के लिए भी उसने आराम नहीं किया था। 1 मिनट के लिए अपने पलकें तक नहीं झपकाई थी। ना कुछ खाया था ना पिया था, बस लगातार वो पंखुड़ी को देख रहा था। जब जब पंखुड़ी की सांसें नॉर्मल चलती तो उसकी सांसें भी नॉर्मल होती, और जब पंखुड़ी की धड़कनें रुकने लगती तो प्रांस की धड़कन भी जैसे रुकने पर आ जाती। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें मेरी बातें धमकी लग रही है ना रोज पीटल? तो ठीक है, जिस तरह से तुमने खुद को ख़त्म किया है ना, मैं भी खुद को ख़त्म कर लूँगा। जब तुम्हारी वजह से अपना एक्सीडेंट कर सकता हूँ तो ज़रूरी तो नहीं हर बार वो एक्सीडेंट बस कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा। ये बोलते हुए अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। शायद ज़िंदगी में ये दूसरी बार था जब प्रांस की आंखों में आंसू थे। जब उसने जिया को इस हालत में देखा था तब भी उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन आज तो जैसे पंखुड़ी ने उसका दिल ही निकाल लिया था। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब अगर तुम्हें होश में आना हो तो आ जाना, और अगर नहीं आना हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगा, अचानक से ही जैसे पंखुड़ी ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रांस का दिल धक सा रह गया। उसने तुरंत पलटकर पंखुड़ी की तरफ देखा। पंखुड़ी के हाथ से प्रांस का हाथ उलझा हुआ था और उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। प्रांस ने सामने वेंटिलेटर की तरफ देखा। उसकी हार्ट बीट को देखते हुए वो एकदम शॉक रह गया। पंखुड़ी की सांसों ने भी गहरा होना शुरू कर दिया था, जैसे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। प्रांस ने जब उसे यूं देखा तो उसने जल्दी से उसके कंधों से पकड़ा और गुस्से से बोला, जस्ट स्टॉप इट, मेरे सामने तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं खुद को कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, अपना ध्यान रखूंगा और तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। तुम्हें शिकायत है ना मुझसे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। देखना, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, तुम्हारी हर एक शिकायत दूर करूंगा। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ रोज पीटल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग्ड यू। आज तक प्रांस राणा कभी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन वो तुम्हारे सामने हार मानता है। आइंदा कभी ना तुम्हें डांटूंगा और ना ही कभी तुमसे नाराज होऊंगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना रोज पीटल। आई कांट लिव विदाउट यू। ये बोलते हुए उसने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया था और फिर अब अचानक ही पंखुड़ी की धड़कनों ने नॉर्मल होना शुरू कर दिया। वो सांसें अभी भी बेहद गहरी ले रही थी। जैसे ही वार्ड के बाहर खड़ी सृष्टि ने प्रांस का तेजी से बोलना सुना, वो तुरंत दरवाज़ा खोलते हुए अंदर की तरफ आई, और जब उसने पंखुड़ी को अपनी सांसों के लिए लड़ते हुए देखा तो वो जोरों से चिल्लाई, डॉक्टर डॉक्टर। उसका चिल्लाना सुनकर डॉक्टर अंदर की तरफ आए और उन्होंने पंखुड़ी को संभालना शुरू किया। प्रांस ने अभी भी पंखुड़ी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी खुद की जान निकल रही थी। अब तक उसने हिम्मत रखी हुई थी, लेकिन अब जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा था। उसके पैर अचानक से लड़खड़ा गए और उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। प्रलय और तंस ने जब उसे यूं देखा तो वो जल्दी से दोनों उसके पास आए और प्रलय प्रांस को पकड़ते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो प्रांस? पंखुड़ी की हालत देखो, हमें फिलहाल उसे संभालना है, और तुम खुद का भी ख्याल नहीं रख रहे। मैंने कहा था ना तुम्हें खुद का ख्याल रखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पंखुड़ी को कौन संभालेगा? जानते हो ना तुम वो कितना प्यार करती है तुमसे। अगर तुम उसके बिना नहीं रह सकते तो क्या वो तुम्हारे बिना एक पल भी जी पाएगी? प्रांस ने जोर से प्रलय को धक्का दिया और बोला, जी लेगी वो, मेरे बिना जीना ही तो चाहती थी, इसलिए तो वो मुझे छोड़कर जा रही थी ना। ये बोलते हुए उसकी सांसें गहरी हो रही थी। उसकी बात सुनते हुए प्रलय, तंस और सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। मिस्टर और मिसेस ग्रोवर का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
प्रांस की भी उन्हें कोई गलती नहीं लग रही थी, क्योंकि एक्सीडेंट में उसका बेचारे का क्या ही दोष था, लेकिन पंखुड़ी के लिए भी उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। डॉक्टर प्रांस की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज़ मिस्टर राणा, अभी आपको बाहर जाना हो गया। बहुत मुश्किल से पेशेंट ने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया है। हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, उन्हें इंजेक्शन देने होंगे, उनका ख्याल रखना होगा। अभी फ़िलहाल प्लीज़ आप बाहर जाइए, यहाँ पर इतना शोर नहीं मचा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर प्रांस ने साइड टेबल पर रखा हुआ वॉच उठाकर जोर से डॉक्टर के सिर पर दे मारा। इस वक्त वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। डॉक्टर जोरों से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हट गए। उनके माथे से खून बहने लगा। प्रांस उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम मुझे मेरी पंखुड़ी से दूर करोगे? तुम मुझे मेरी रोज पीटल से दूर करोगे? हाउ डियर यू! मैं नहीं जाऊँगा मेरी रोज पीटल को छोड़कर, और मुझे कहना भी मत, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। सृष्टि ने अपने गालों पर अपने हाथ रख लिए। प्रांस को इस हालत में देखना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी। प्रांस ने अब गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देखा और बोला, हाँ, तुम क्या समझती हो खुद को? मुझे तड़पाओगी तुम? प्रांस राणा को तड़पाओगी तुम? आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें, जल्दी से उठ जाओ, वरना सच बता रहा हूँ मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुम तो मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। अगर तुमसे एटीट्यूड से बात करता हूँ, तुम्हें अपने करीब नहीं आने देता, तुम्हें अपने प्यार के लिए तड़पाता हूँ तो तुम मेरे आगे पीछे घूमती हो, लेकिन तुम्हारे सामने हार मान रहा हूँ, बस इसी बात के नखरे दिखा रही हो ना तुम मुझे। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से अपने सिर पर अपना हाथ रख चुका था। प्रलय ने डॉक्टर की तरफ देखा। नजरें नज़रों में उन्होंने डॉक्टर से कुछ कहा तो डॉक्टर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अगले ही पल नर्स एक इंजेक्शन लेकर प्रलय के पास आई। प्रलय ने उस इंजेक्शन को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो ये करना नहीं चाहता था, लेकिन अब फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो ये करना नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। प्रांस ने पंखुड़ी को कंधों से पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, चलो अब अपनी आंखें खोलो, और वक्त नहीं है मेरे पास। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा तुम्हारा ये ड्रामा अब। बस अब अपनी आंखें खोलो, वरना मैं यूं ही अपनी गोद में उठाकर तुम्हें घर ले जाऊँगा। और मुझे तुम्हें होश में कैसे लाना है? नौटंकी करती हो ना तुम सोने की भी? पक्का अभी भी तुम नौटंकी? अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से ही उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और उसे अपने कंधे पर जोरों से दर्द महसूस हुआ। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर प्रलय खड़ा था। प्रलय उसे देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी बेटा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। प्रांस ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा और बोला, अगर मेरी पंखों को कुछ हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा दादा। आई एम जस्ट गोना हेट यू। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।